किसी भी काम को करने के हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता और एक मुश्किल रास्ता। हम सब अक्सर आसान रास्ता चुनते हैं क्योंकि मंजिल पाने की चांसेस भी होते हैं और तकलीफ भी कम होती है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लोग मुश्किल रास्ता चुनते हैं। जैसे आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में दो बच्चों को काम दिया गया है कि नीचे पड़ी सारी गेंदों को उठा के आपने सामने पड़ी बास्केट में रखना है। एक बच्चा पहले जो उसके सामने बॉल्स पड़ी हैं उनको उठा रहा है, आसान रास्ता। जबकि दूसरा बच्चा दूर जाके गेंदों को उठा के ला रहा है और उन्हें बास्केट में रख रहा है। हम सबको ये वीडियो देख के ऐसा लग रहा है कि जो बच्चा पास से गेंदे उठा रहा है वो शायद ये खेल जीत जाए। लेकिन जब हम इस वीडियो की ओर देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि जिस बच्चे ने कठिन रास्ता अपनाया था वही ये खेल जीता। यही जिंदगी में होता है, यही यूपीएससी की तैयारी में भी होता है। यूपीएससी की तैयारी में भी हम लोग ये चाहते हैं कि कोई एक किताब ऐसी मिल जाए जिसे हम 3-4 बार पढ़ लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फैक्ट्स को रट लें और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन जैसे जैसे यूपीएससी का पैटर्न बदलता जाता है हमें यह समझ में आता है कि एक किताब काफी नहीं है। ऐसा ही कुछ इंडियन पॉलिटी के साथ भी है। आप इंडियन पॉलिटी की जो स्टैंडर्ड बुक है उसे देखिए और आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे देखिए, मैच ही नहीं हो रहे। लगता है जैसे क्वेश्चंस कहीं और से पूछे गए। इसीलिए मैं नवदीप सिंह आपके लिए लेके आया हूं बियॉन्ड स्टैंडर्ड बुक्स इंडियन पॉलिटी की सीरीज। अब आप सब बोल रहे होंगे कि इस सीरीज की जरूरत क्या है। इसमें हम जो नए पैटर्न में यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है जो स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिल रहे, हमारे सिलेबस में तो टॉपिक्स दिए हुए हैं, वैसे टॉपिक्स को हम पूरा करेंगे। हम जो यूपीएससी का पैटर्न है जो दिन ब दिन समझ ही नहीं आ रहा उसे समझने की कोशिश करेंगे, पर्टिकुलरली इंडियन पॉलिटी के लिए। उसी के साथ साथ हम अक्सर ये देखा गया है कि हम लोग मिस कर देते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को आईएएस मेंस के आंसर्स में लिखना, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स याद ही नहीं रहते। वैसे टॉपिक्स जो एम्पलीफाई करेंगे आपकी आंसर राइटिंग्स को, वो वाले टॉपिक्स भी हम यहां पर देखेंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी की इस नई सीरीज बियॉन्ड स्टैंडर्ड बुक्स। मेरा नाम नवदीप है, मैं डिग्री वाइज नैनो टेक्नोलॉजिस्ट हूं और बहुत सालों से यूपीएससी आईएएस के एस्पिरेंट्स को इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज का नाम होगा इंडियन पॉलिटी एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। इस सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि जो यूपीएससी का करंट पैटर्न है इसमें क्वेश्चंस आखिरकार पूछे कहां से जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में एथिक्स कमेटी के ऊपर। ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमेटी। लिखा गया कि इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमेटी। फिर मेंबर्स के बारे में सेकंड स्टेटमेंट में पूछा गया कि खाली लोकसभा के होते हैं क्या। और थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्या ये कोई मैटर ऐसा ले सकती है जो सब जुडिशियस है। ये क्वेश्चन कुछ बच्चे कर भी सकते हैं जिन बच्चों ने एलिमिनेशन मेथड यूज किया हुआ है, जिन बच्चों का गेस स्मार्ट से भी ऊपर जा चुका है लेवल में, और हां कुछ वो बच्चे जिनका पीएसआईआर और लॉ ऑप्शनल। लेकिन वो बच्चे जो खाली एक खास किताब लक्ष्मीकांत पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसी से पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लक्ष्मीकांत में बस इतना सा पार्ट जो आप रेड में देख रहे हैं, बस इतने से पार्ट में ही एथिक्स कमेटी डिस्कस हुआ है। यानी ये एथिक्स कमेटी का क्वेश्चन जो 3 स्टेटमेंट्स का है वो सिर्फ 4 से 5 लाइनों में डिस्कस हुआ है लक्ष्मीकांत की बुक में। ये लक्ष्मीकांत की ही बुक का पेज है। ये जो रेड पार्ट आप बॉक्स में जो पार्ट देख रहे हैं, बस इतना ही एथिक्स कमेटी डिस्कस हुआ है लक्ष्मीकांत पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो जो इंफॉर्मेशन यहां एथिक्स कमेटी में दी गई है वो क्वेश्चन में दूर दूर तक पूछी नहीं गई। तो आखिरकार ये क्वेश्चन पूछा कहां से गया? तो आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल से। आपको पता होगा लास्ट ईयर महुआ मित्रा केस के करके इथिक्स कमेटी बहुत ज्यादा न्यूज में थी। एक प्रॉपर एक्सप्लेन्ड सीरीज का आर्टिकल आया हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में अबाउट द इथिक्स कमेटी। ये क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से पूछा गया और बच्चे जो एक खास किताब लक्ष्मीकांत पे रिलाय करके एग्जाम में गए थे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। इसी समस्या का समाधान तो हमारी ये वाली सीरीज है जहां हम ऐसे ही टॉपिक्स जो लक्ष्मीकांत में अच्छी तरह कवर नहीं हुए लेकिन यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंट पिलर्स में कंप्लीट करेंगे। जैसे हम एग्जीक्यूटिव के बारे में वो चीजें जो लक्ष्मीकांत में नहीं दी गई है, सिलेबस में है लेकिन आजकल खबरों में भी है, पहले वो चीज देखेंगे। उसके बाद हम लेजिस्लेचर, फेडरलिज्म, बॉडीज के ऊपर, जुडिशरी, इलेक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर वो सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स आजकल न्यूज में है, खबरों में है, कॉन्सेप्ट वाइज हमारे सिलेबस के साथ भी मैच करते हैं लेकिन लक्ष्मीकांत में नहीं दी गए। सिर्फ इतना ही नहीं, हम कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे क्राइम एंड करप्शन, जैसे ग्लोबल इश्यूज स्पेशली क्राइम्स, जैसे अभी डिपोर्टेशन हुई, लक्ष्मीकांत उसके बारे में साइलेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड सिटीजनशिप, इन सब के बारे में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे मेरी सीरीज में। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सबसे पहला जो पिलर हम उठाने वाले हैं वो है राइट्स। यानी हम इस सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं पिलर नंबर 8 से। अब आप बोलेंगे राइट्स ही क्यों? क्योंकि अगर मैं पिछले 4 सालों से इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस उठा के देखूं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट से आ रहे हैं। तो सबसे पहला पिलर जो हम कंप्लीट करेंगे अपनी सीरीज में वो राइट्स होगा। राइट्स में हम कौन से ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो लक्ष्मीकांत में नहीं दी गए, जैसे रिजर्वेशन, एनिमल राइट्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, फीमेल राइट्स, राइट टू लाइफ, कस्टमर राइट्स, कॉपीराइट्स के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं और उसी के साथ साथ एलजीबीटी के इश्यूज, ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज, जिसके बारे में लक्ष्मीकांत टोटल साइलेंट है। एक और इंफॉर्मेशन दे दूं आपको, मेरी सीरीज से अगर आपको और ज्यादा फायदा उठाना है तो आप जल्दी से एक ऑफर जान लें अनअकैडमी का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं, आज हमारे कोर्सेज पे 50% ऑफ आपको मिलेगा और उसके साथ साथ 6 मंथ्स की एक्सटेंशन भी मिलेगी। याद रखिएगा ये ऑफर सिर्फ 13 फेब तक है। और आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं और आप स्ट्रेस में हैं कि आप रिवीजन कैसे करेंगे, करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, टेस्ट सीरीज कैसे देंगे, तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स। यहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, मुनाल पटेल सर, सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर, मधुकर सर, प्रतीक सर जैसे एजुकेटर्स आपका रिवीजन करवाएंगे। और आपको एक और चीज बता दूं कि जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं ऑटोमेटिकली मेंस कोर्स में ये अपग्रेड हो जाएगा, बिल्कुल फ्री। चलिए अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग जितने भी राइट्स कवर करने वाले हैं उसको अगर मैं सम अप करूं तो 3 ऐसे राइट्स हैं जो हम मोटे मोटे तौर पे कवर करेंगे, जैसे एलजीबीटी, वुमेन एंड अदर्स। शुरुआत में सीरीज की एलजीबीटी राइट्स से कर रहा हूं। तो चलिए गाइस पर्दा उठाते हैं, शुरू करते हैं एलजीबीटी राइट्स से। चलो पहले एक बार देख लूं लक्ष्मीकांत में सर्च करके कि एलजीबीटी राइट्स के बारे में लक्ष्मीकांत क्या कह रही है। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, भाई साहब यहां तो नॉट फाउंड आ गया।
यानी इंडियन पॉलिटी की इतनी पॉपुलर स्टैंडर्ड बुक ट्रांसजेंडर एलजीबीटी के राइट्स के बारे में जब बात करें, इश्यूज के बारे में बात करें, तो सामने से कह रही है नॉट फाउंड। तो गाइस, एलजीबीटी राइट्स में मेजर इश्यूज क्या क्या है? क्यों एलजीबीटी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में अभी तक इस कम्युनिटी को पूरा इंसाफ नहीं मिला है? शुरुआत हम करेंगे एलजीबीटी के चेंजिंग नेम के लेकर। क्या एलजीबीटी के कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपना नाम और जेंडर सरकारी दस्तावेजों में चेंज कर सकते हैं, या उसमें उनको कोई दिक्कत पेश आती है? क्या इससे जुड़ी कोई रिसेंट जजमेंट भी है? ये सब भी हम देखेंगे। उसके बाद द मोस्ट फेमस सेक्शन 377। रिसेंटली हमने देखा आईपीसी बीएनएस में आया, लेकिन उसमें 377 ड्रॉप हो गए। इसको लेकर काफी सारी डिमांड्स आ रही हैं, वो हम देखेंगे। थर्ड पे हम देखेंगे एलजी कम्युनिटी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस को लिंक करके। जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में अक्सर महिलाएं आती हैं। क्या एलजीबीटी के लोग उसमें कवर होते हैं? फिर फोर्थ, सबसे मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट डिबेटेड टॉपिक, सेम सेक्स मैरिज। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इसी सीरीज में देखेंगे हम। उसके बाद वो क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, टॉपिक का नाम है इनूच एक्ट। उसके बाद छठा हम सब टॉपिक जो देखेंगे वो होगा रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स। रिजर्वेशन तो बहुत ज्यादा न्यूज में है, लेकिन क्या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिली हुई है? और सेवंथ, एक सोशल इशू, हम जानेंगे क्यों ट्रांसजेंडर लोगों को, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को बोला गया कि आप ब्लड डोनेट ना करें। ऐसा सरकार ने क्यों कहा, जानेंगे इसी सीरीज में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया में एलजीबीटी कम्युनिटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इस कम्युनिटी को राइट्स मिलने शुरू हुए, वो पूरा रास्ता क्या इन्होंने तय किया। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि 1947 में हम लोग आजाद होते हैं। 2014 तक ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। हमारी सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट में इन्हें इल ट्रीट किया जाता था, सोसाइटी में कोई जगह नहीं थी इनकी। इट वॉज इन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को आइडेंटिफाई किया एज अ थर्ड जेंडर। इतना ही नहीं, सरकार से कहा कि आप इनको राइट्स दो। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भी जो राइट्स हैं, जो राइट्स मेल और फीमेल को आज तक मिलते आए हैं, वो राइट्स इनको दी। आप सोचिए कितने निगलेक्टेड लोग होंगे कि आजादी के बाद से लेके 2014 तक हम दो ही जेंडर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जितने भी सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर हम कर रहे हैं, सरकार हमारी कर रही है, वो या मेल की कर रही है या फीमेल की कर रही है। थर्ड जेंडर टोटली इग्नोर्ड है। सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या सरकारी नौकरी के फॉर्म में दो ही जेंडर बताए जा रहे हैं। तो इट वाज सुप्रीम कोर्ट 2014 जजमेंट जिसने कहा देयर इज ए थर्ड जेंडर कॉल्ड एज ट्रांसजेंडर। फिर पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल आई। ये बिल टी सिवा लेके आए, जो डीएमके पार्टी के थे, राज्यसभा के मेंबर थे। ट्रांसजेंडर्स के प्रोटेक्शन एंड राइट्स के लिए ये बिल लेके आते हैं 2014 में। बिल राज्यसभा में पास हो गई। बड़ी हैरानगी की बात थी कि बहुत सारे सालों के बाद राज्यसभा में कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास हुई थी, क्योंकि बिल कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की उन्नति के लिए था। बिल जब लोकसभा में गई, तब के सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की टी सिवा साहब से कि सरकार इस पे खुद राइट लेके आएगी, और जो जो मुद्दे आपने उठाए हैं, जो जो राइट्स की बात आप कर रहे हैं, वो सब हम देंगे, आप बिल वापस ले लीजिए। तो टी सिवा सोशल जस्टिस मिनिस्टर के कहने पर बिल वापस ले लेते हैं, और सरकार खुद ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 लेके आते हैं। यानी फॉर्मली ट्रांसजेंडर्स को जितने भी राइट्स मिले, वो एक्ट 2019 में आए।
जरा सोचिए, 2014 में जजमेंट आती है और 2019 में पार्लियामेंट लॉ बना के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को राइट्स देता है। देखिए कितना लंबा सफर इस कम्युनिटी ने तय किया है। 1947, 2014 एंड 2009। आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो भी प्रोटेक्शन मिली है, जो भी राइट्स मिले हैं, वो सब के सब इस 2019 एक्ट के अंतर्गत मिले। इस एक्ट के अंतर्गत अगर हम ब्रॉडली देखें तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मिला क्या क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन, इस एक्ट में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को डिफाइन किया गया है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, डेफिनेशन एग्जैक्टली एलजीबीटी कम्युनिटी के एवोल्यूशन के साथ मैच नहीं करती। यानी इसमें यह नहीं लिखा कि कोई आदमी खुद को अगर ट्रांसजेंडर बोलता है कि क्या वो सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी जो डेफिनेशन है वो ऑर्थोडॉक्स डेफिनेशन है कि ट्रांसजेंडर लोग होते कौन है, लेकिन कम से कम डेफिनेशन तो दी हुई है। दूसरा, इसमें यह लिखा हुआ है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वही डिस्क्रिमिनेशन जैसे जॉब्स में लिए, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके बाद इसमें यह लिखा गया है कि एक आदमी कैसे सरकारी दस्तावेजों में भी खुद को रिकॉग्नाइज कर सकता है एज ए ट्रांसजेंडर। मैंने आपसे कहा कि 1947 क्या, उससे पहले भी, आजादी से बहुत पहले भी ट्रांसजेंडर्स को सोसाइटी में वो स्थान नहीं मिलता था जो इन्हें मिलना चाहिए। इन्हें रेजिडेंस और हेल्थ फैसिलिटीज तक नहीं दी जाती थी। इट वॉज अ 2019 एक्ट जिसने राइट्स ऑफ रेजिडेंस और हेल्थ दिया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। इससे पहले आप जो भी देख ले, जितने भी प्रोविजंस देखे, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं थी अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ आप कोई क्राइम कमिट करता है। लेकिन 2019 के एक्ट में पीनल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए, पेनल्टी लगाई गई, क्राइम सेट किया गया उन लोगों पे जो इस कम्युनिटी के लोगों के साथ कोई क्राइम कमिट करेंगे। तो ये थी आउटलाइन कि 2019 के एक्ट में मोटे मोटे तौर पर दिया क्या गया है। यूपीएससी हमसे इतना ही पूछेगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने इसके बाद जो चीज देखनी है वो है लिमिटेशंस। इस एक्ट में बेसिकली लिमिटेशंस क्या क्या है। एक्ट तो बन गया, रिकॉग्नाइज हो गए, डिफाइन हो गए, राइट्स दे दिए। इस एक्ट की सर लिमिटेशंस क्या क्या है। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो जैसा मैंने कहा कि ट्रांसजेंडर्स प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। प्रॉपरली डिफाइंड नहीं, जैसे मैंने कहा जो एवोल्यूशन वाली डेफिनेशन है वो नहीं है, ऑर्थोडॉक्स डेफिनेशन इस एक्ट में। उसी के साथ साथ यहां पर कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है अगर मैं या कोई और आदमी खुद को आइडेंटिफाई करे, सेल्फ डिटरमाइन करे अपना जेंडर, वैसा कोई प्रोविजन दिया नहीं गया। यहां पर रिजर्वेशन के बारे में कोई बात नहीं की गई है। यहां पे ट्रांसजेंडर्स की मैरिज, एडॉप्शन और डिवोर्स, इन चीजों को लेकर भी कोई बात नहीं की गई है। तो यानी जो एक्ट बना वो एक्ट कंप्लीट नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये एक्ट को इंप्रूव करना चाहिए। अब एक चीज क्वेश्चन आप ये पूछेंगे कि सर अगर मैंने रिकॉग्नाइज करना है, किसी ने रिकॉग्नाइज करना है खुद को एज ए ट्रांसजेंडर, तो सर प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर 2019 के एक्ट में ही दिया हुआ है। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट। आपकी एप्लीकेशन डीएम साहब के पास जाएगी। विद इन 30 डेज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के आदमी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन आजकल जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है तो काफी ऐसे लोग हैं जो अपनी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाते हैं, यानी अपना सेक्स चेंज करवाते हैं। वैसे कम्युनिटी के लोग भी अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज ट्रांसजेंडर। वो भी एक एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। बस उनके लिए प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल ट्रांसजेंडर्स के लिए डीएम साहब के पास एप्लीकेशन रखिए, 30 डेज के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करते हैं जो लोग, उनके लिए बोला गया कि आपने चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब को या चीफ मेडिकल ऑफिसर को आपने एप्लीकेशन लिखनी है।
वो आपकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, सर्जरी के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, 15 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो 2019 एक्ट के अंतर्गत ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए कि आखिरकार ये सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे। ओके, अब देखिए एक चीज, अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर एक स्पेकुलेशन आप लगा रहे हैं कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या कभी इससे पहले यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है? जो राइट्स की बात आपने कर दी, आइडेंटिफिकेशन की बात कर दी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की इतनी बड़ी आपने बात कर दी, क्या यूपीएससी ने पहले इस पे कभी क्वेश्चन पूछा है? बिल्कुल पूछा है। ये 2023 का मेंस का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉ। अगर एक लक्ष्मीकांत वाला स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेगा तो भाई साहब किताब में तो दो ही जेंडर दिए हैं, मेल और फीमेल, उसको दो ही जेंडर दिखेंगे। लेकिन हमारी स्पेशल सीरीज वाले बच्चे को पता है कि सर जेंडर तो 3 है। वो तीनों जेंडर्स के राइट्स के बारे में बात करेगा और मैक्सिमम अंक उसी बच्चे को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर मेल फीमेल कहीं नहीं लिखा है, यहां पर जेंडर की बात हो रही है। अब आपको पता है इंडिया में 2 जेंडर नहीं 3 जेंडर है। केस बता दीजिए कौन सा था, कमेंट्स में मेरे को बता दीजिए केस कौन सा था। कुछ देर पहले तुमने केस स्टडी किया, कौन सा केस है जिसने थर्ड जेंडर को आइडेंटिफाई किया? कमेंट सेक्शन में बता दे। ओके, सो दिस इज वेयर एक एक दो दो मार्क्स जो ये आप एक्स्ट्रा गेन करेंगे, ये वाले पॉइंट्स लिख के, वही आपको सिलेक्शन में इंश्योर करवाएंगे आपका पसंदीदा कार्डर, आपका पसंदीदा जॉब। आगे बढ़ते हैं। अब पहला इश्यू कौन सा देख रहे हैं सर हम? जैसे मैंने कहा था, पहला इश्यू हम देखेंगे नेम चेंज को लेकर, कि क्या लोग सरकारी दस्तावेजों में अपना जेंडर और नाम चेंज कर सकते हैं या नहीं। बेसिकली एक केस हुआ, कर्नाटका हाई कोर्ट का ही केस था, जहां पर एक आदमी, एक महिला जिनका नाम मिस एक्स था, पहले वो मेल थे, लेकिन उनको एक बीमारी थी, जिस बीमारी को हम लोग कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। यानी जिस जेंडर में आप पैदा हुए हैं, जैसे ही आप बड़े होते हैं आपको ऐसा लगता है कि उस जेंडर में आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो आप अपना जेंडर चेंज करवा देते। तो पहले वो मेल थे, फिर वो फीमेल हो गए, क्योंकि वो जेंडर डिस्फोरिया नाम की उनको बीमारी थी। तो मिस एक्स चाहती थी कि जितने भी उसके सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार, पैन, बाकी जितने सर्टिफिकेट्स हैं, सब पे उनका नाम और जेंडर चेंज हो। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स पे तो हो गया, लेकिन मिस एक्स चाहती थी कि बर्थ सर्टिफिकेट पे भी उनका नाम और जेंडर चेंज हो। लेकिन हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के अंतर्गत बनता है। इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि किसी भी आदमी का जेंडर चेंज तभी हो सकता है या तो जब ये सर्टिफिकेट लिखा गया था तब कोई एरर हो, या तो कोई फ्रॉड तरीके से सर्टिफिकेट आपने लिया है, सही माध्यम से नहीं लिया है। यानी दो ही तरीके लिखे हुए। यहां पर कहीं भी 1969 के एक्ट में ये कहीं भी नहीं लिखा कि अगर आप जेंडर चेंज करते हैं अपना थ्रू सर्जरी, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट में भी जो जेंडर है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन मिस एक्स तो ये चाहती थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स में ओवरऑल इनका नाम और जेंडर चेंज हो जाए। तो केस भाई साहब हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट ने कहा, जब 2014 की जजमेंट है जो कहती है कि ट्रांसजेंडर इज द थर्ड जेंडर, उसी के साथ साथ 2019 का जो एक्ट है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का आपको पावर देता है कि आप सेल्फ डिटरमाइन करिए। अगर सर्जरी के बाद आप अपना जेंडर चेंज कर रहे हैं, यू कैन अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट। तो ये 1969 वाला जो लॉ है ये तो उसके अगेंस्ट जा रहा है। इसीलिए कोर्ट ने एक लीगल डॉक्ट्राइन का यूज किया, जिसे हम लोग कहते हैं जनरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट।
यानी जो चीज सही है एक जगह पर है, वो थ्रू आउट हर जगह पे सही होती है। यानी अगर 2019, 2014 की जजमेंट, 19 का एक्ट इनको ये राइट दे रहा है, जहां सारे पेपर्स पे नाम और जेंडर चेंज हो रहा है, वहां पर 1969 का जो एक्ट है उसे भी चेंज होना पड़ेगा। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस केस में, याद रखिएगा, ये इस केस में मिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में ये कहा कि इनका नाम और जेंडर बर्थ सर्टिफिकेट पे भी चेंज होगा। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पिलर, फर्स्ट टॉपिक, इसी में केस का नाम भी आ गया, इसी में हमें राइट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 का जिक्र भी आ गया, और उसी के साथ साथ एक नई डॉक्ट्राइन का भी पता चला। हो रही ना क्लास आपकी, बिल्कुल कुछ नया सीख रहे हैं ना आप, जो आपको कन्वेंशनल बुक्स में नहीं मिल रहा। यही थ्रू आउट द सीरीज मेरी कोशिश रहेगी कि आप कुछ नया सीखें, अपनी आंसर राइटिंग को बेटर बनाएं प्रीलिम्स के लिए। जो वो क्वेश्चंस का डर होता है कि पता नहीं कहां से आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस का डर आपको कम हो। इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन 377 है। सेक्शन 377 द मोस्ट पॉपुलर एक्ट। आप बोलेंगे पॉपुलर एक्ट क्यों है? पॉपुलर एक्ट इसलिए क्योंकि इसे हमने इनहेरिट किया ब्रिटिशर्स से। एक बर्गरी एक्ट था ब्रिटिशर्स का इंग्लैंड में, जहां पर यह कहा गया था कि अननेचुरल सेक्स क्राइम है। यानी सेम सेक्स के बीच में जो रिलेशंस है वो क्राइम है, पनिशेबल है। अगर आप कभी हिस्ट्री खोलेंगे तो काफी बड़े बड़े लोग जो हैं, जिनका सोसाइटी में आज बहुत नाम है, वो भी इस बर्गरी एक्ट के अंतर्गत पनिश हुए हैं। तो वहां से इंग्लैंड में तो ये बर्गरी एक्ट चल ही रहा था, जहां पर सेम सेक्स पनिशेबल था, सेम सेक्स के बीच में रिलेशंस, अननेचुरल सेक्स, ये सब पनिशेबल था। जब मैकॉलॉय साहब हमारा आईपीसी लिख रहे थे, तो आईपीसी का सेक्शन 377 यही था। यानी ये अंग्रेजों द्वारा थोपा गया एक सेक्शन था हमारे ऊपर। इंडियन सोसाइटी में इसका जन्म नहीं हुआ था। आप सोचिए, लगभग 1870 से लेके 2018 तक ये एक क्राइम था। खाली इंडिया में नहीं, दुनिया के काफी सारी जगहों पे जहां जहां पे इंग्लैंड ने राज किया हुआ है, वहां पे आप सेक्शन 377 जैसा, जहां पर सेम सेक्स रिलेशंस, और जहां पर, जिसे मैं कह सकता हूं कि अननेचुरल सेक्स एक क्राइम है, काफी सारी कंट्रीज में क्राइम है, कई सारी कंट्री में तो अभी भी है। 2012 में जब जस्टिस पुट्टुस्वामी केस में राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना जाता है, तब से सब लोगों को एक आस दिखी कि जल्दी ही सेक्शन 377 भी शायद कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, क्योंकि ये भी तो प्राइवेसी से जुड़ा हुआ एक इशू था। ऐसा ही हुआ। नवतेज सिंह जोहर केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इवन ये कहा कि ये अनपनिशेबल है, अब इस पे किसी और को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, डिक्रिमिनलाइज कर दिया। अब कोई नया केस इसके अंतर्गत रजिस्टर नहीं होगा। लेकिन 2018 के बाद भी अगर आप आईपीसी की किताब खोलते तो ये आईपीसी का हिस्सा था, भले इस पे अब पनिशमेंट नहीं होती थी, पर हिस्सा तो था। अब रिसेंटली हमने देखा कि आईपीसी को रिप्लेस कर दिया बीएनएस ने, लेकिन बीएनएस में ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। अब आप बोलेंगे कि इतने सालों की जद्दोजहद इसको हटाने के लिए अब इसको वापस क्यों लाना चाहते हैं लोग? क्यों पहले दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक में केस गया कि इसे बीएनएस का पार्ट बनाया जाए? ऐसा इसलिए क्योंकि मेल्स को अंडर बीएनएस कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं दी गई है
जो उन्हें मेल्स द्वारा किए गए सेक्सुअल क्राइम से बचा सके। यानी अगर एक मेल का रेप करता है तो कोई सेक्शन ही ऐसी नहीं है जिसके अंतर्गत वो केस फाइल कर सके। पहले 377 था, अननेचुरल सेक्स के लिए आप पनिशमेंट हो जाती थी। अब तो ऐसा कोई सेफगार्ड ही नहीं है। खाली मेल और मेल का नहीं, अगर आप एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में भी देखेंगे तो ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। इसीलिए एलजीबीटी एक्टिविस्ट ये चाहते हैं कि ऐसा ही एक प्रावधान बीएनएस में भी होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि इसके रिलेटेड प्रोविजंस को आप हिस्सा दीजिए, जगह दीजिए बीएनएस में। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई ऐसा आया नहीं, ना ही इस पे कुछ एक्शन ली गई, तो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारा काम ये नहीं है कि हम सरकार को बोलें कि आप लॉ बनाओ, या हमारा काम ये नहीं है कि हम लॉ बनाएं, लॉ में चेंजेस करें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो उन्होंने एक हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेपरेशन ऑफ पावर की बात की कि हम जुडिशरी हैं, हम लेजिस्लेचर नहीं हैं। आप लेजिस्लेचर में रिक्वेस्ट करिए कि बीएनएस को अमेंड करे और इसे ऐसे सेक्शन को उसमें जगह दे। तो कैसे लगे आपको ये दो टॉपिक्स जो हमने पढ़े? डिफरेंट थे। आपके आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपके सामने एक रोशनी सी चमका रहे होंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम उसे अब छोड़ेंगे नहीं। सही बात कह रहा हूं ना आप सबसे? तो बने रहे अनअकैडमी के साथ। ऐसे ही हम एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज इस सीरीज को पूरा करेंगे। और आपको यह भी बता दूं कि इस क्लास में जितने भी नोट्स हम लोगों ने जो डिस्कशन किए, सबके नोट्स आपको लिंक में मिलेंगे। लिंक में जल्दी से आप लॉगिन करिए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए, रिवीजन कीजिए और मेरी नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।